जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। साथियों, हम लोग के बीच अभी हमारे कुछ साथी लोग जो आत्मानंद शिक्षक संघ या फिर आत्मानंद कर्मचारी संघ के जो हमारे साथी हैं, उन लोग आज भानु प्रतापपुर जाके आंदोलन किए हैं और हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए, पूरी तरीके से सपोर्ट देना चाहिए। पर हमारे संघ में अभी बहुत सारी कुछ आपस में कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को लेके ही मैंने सोचा कि शायद वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगातार मुझे कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने कि क्या बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा कुछ हो सकता है आपको क्लियरिटी मिले। तो पहला चीज़, विल वी बी एबल टू बिकम अ रेगुलर एम्प्लॉय? हाँ, यस, मेरे हिसाब से वी विल डेफिनेटली बी अ रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, हम हो सकते हैं, सरकारी हिसाब से हो सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ये व्यू है। अब ये संघ का व्यू है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरा पर्सनल विचार है और मेरा पर्सनल व्यू है कि कोई भी सरकार जो है वो पहले से एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, ठीक है, उस एम्प्लॉय को निकाल के किसी नए को भर्ती करे और जो एम्प्लॉय पहले से उनके पास है उससे दुश्मनी मोल ले और अपने वोट बैंक को हर्ट करे। ये गलती कभी कोई सरकार नहीं करती है मेरे हिसाब से, कोई भी चाहे पार्टी हो, आइदर इट विल बी विच एवर द पार्टी, वो कभी ये गलती नहीं करेगी। ठीक है, तो हाँ, अगर कभी भी सरकार को ये ज़रूरत पड़ी कि आत्मानंद में रेगुलर एम्प्लॉयज़ की भर्ती की अब आवश्यकता है, तो पहली प्रायोरिटी करंट वर्किंग बॉडी को ही देंगे, क्योंकि वो बॉडी क्योंकि जो अभी आत्मानंद के संविदा कर्मचारी जितने हैं वो आत्मानंद के फंक्शन को समझ चुके हैं और लगभग वो कई जगहों पे 4 साल, कई जगहों पे 3 साल, कई जगहों पे 2 साल उनको करते हुए हो चुका है, शायद कुछ एक स्थान पे 5 साल भी हो चुका है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो वो करंट बॉडी के फंक्शनिंग को पूरी तरीके से समझ चुके हैं और ये बात अधिकारी भी जानते होंगे, ये बात जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और शिक्षा विभाग के जो भी नेता हैं, वो सब जानते हैं। और कभी कोई, मुझे नहीं लगता कभी कोई नेता किसी भी जनता का अहित चाहता है तो वो इस बात को नहीं करेंगे कभी कि वो हमको हटा के किसी नए बॉडी को भर्ती करें, नहीं। ठीक है, तो जब भी कभी सरकार को जरूरत पड़ेगी रेगुलर करने की, ये मुझे नहीं पता कि उनको कब जरूरत पड़ेगी, हो सकता है अगले साल जरूरत पड़े, हो सकता है 10 साल बाद पड़े, हो सकता है हम 15 साल तक उसी तरीके से जूझते रहे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो पहली प्रायोरिटी हमको देंगे रेगुलर करने का। ठीक है, तो हाँ, मेरे हिसाब से रेगुलर होने का हमारा चांस है पूरी तरीके से। ठीक है, सेकंड चीज कि व्हाट शुड बी मेन मोटो ऑफ अवर, जो भी हमारा आंदोलन चल रहा है उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस बात में मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ कि हमारा मेन मोटो लगातार आंदोलन का एक ही होना चाहिए कि हमें रेगुलर होना है, हमें रेगुलर होना है। अगर हम और कुछ मांगों रखते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, मांगे रखनी चाहिए। और एक संघ के पदाधिकारी जितने भी होंगे हमारे, वो लगातार इस बात को तय कर रहे होंगे कि क्या मेन मोटो होना चाहिए, है ना, और वो लगातार धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा संघ बहुत नवीन है, नया है, तो अभी हमारे संघ को लगभग 2 साल बने हुए हुआ है और फंक्शनिंग बॉडी 1 साल से विकास तिवारी सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी संघ के पदाधिकारी को एकदम इतने नए तौर पे इतने एक्टिवली नहीं देखा हूँ कि वो हर एक संभाग में जाते हैं, हर एक जिले में जा रहे हैं और जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। बहुत ही बेहतरीन वर्क है और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेहतर अध्यक्ष कभी मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मतभेद हो सकते हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं। मेरा भी पर्सनल व्यू है कि हाँ, हमारा आंदोलन का जो मेन स्लोगन होना चाहिए कि हमें नियमित होना है। यस, मुझे लगता है कि हमें नियमित होना चाहिए और यही मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जब आप नियमितीकरण की मांग करोगे तो सरकार शायद आपको बीच के नीचे के कुछ शुरुआत में देने का सोचे कि इनको कुछ थोड़ा सुविधाएं दे दी जाए। ठीक है, अगर आप बीच की सुविधाएं मांगोगे कि हमें मेडिकल फैसिलिटी दे दो, हमें हाउसिंग फैसिलिटी दो, या फिर हमें 27% दो, तो आई डोंट थिंक कि सरकार उस मैटर पे जाएगी। क्योंकि आप देखो तो कितने रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, जिनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो किराए के घर पे रहते हैं, खुद घर बना के रहते हैं। हाँ, उनका तनख्वाह इस लायक होगा या लोन लेके, होम लोन, जो भी, मुझे नहीं पता, बट सबके पास नहीं रहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रेगुलर एम्प्लॉयज़ को भी मेडिकल फैसिलिटी एक लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे है और वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, उनको इतना मिलना उनका अधिकार है। ठीक है, तो जब आप रेगुलर होंगे तो आपको नॉर्मली वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है ना, कि आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं, बेकार है, पूरा आपका समय जा रहा है। इससे बेहतर आप रेगुलर होने के लिए लड़िए, मेडिकल फैसिलिटी ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। ठीक है, आपको मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो भी सरकार का रहता है आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप रेगुलर होने के लिए लड़ेंगे, अगर आप रेगुलर हो जाते हो तो आपको जो ईयरली ग्रोथ होता है आपकी सैलरी में ऑटोमेटिकली मिलेगा। मैंने देखा है जो एम्प्लॉयज़ 90s के दशक में नौकरी पे लगे थे शुरुआत में,
88, 86, 82 जो अब रिटायरमेंट की पोजीशन पे आ गए, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं और बहुत मेहनत कश बॉडी हैं। आप सोचिए वो जब नौकरी लगे थे तो उनका बेसिक सैलरी जो शुरुआत होता था वो 200, 300, 400 और 500 रुपये से होता था। और इतने सालों में मैं बात कर रहा हूँ 84 से लेके 92 के बीच जिनका नौकरी लगा है ना, उसके बाद आज इनका सैलरी लगभग किसी का 80,000, किसी का 90,000 है ना, और किसी किसी का 1 लाख भी गया है। तो सोचिए वो उन्होंने 300 रुपये और 500 रुपये से सफ़र किया है 80,000 और 1 लाख का। तो आप तो अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं 38,000 से। अगर आपको रेगुलर एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप अपने रिटायरमेंट पे किस पोजीशन पर रहेंगे, जहाँ कंपाउंडिंग करके देखिए बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा। थर्ड चीज़, बहुत से टीचर्स को का ये मानना है कि 27% के मांग को लेकर इतना मेहनत करना क्या औचित्यपूर्ण है? तो हाँ, मैं भी उनसे सहमत हूँ, औचित्यपूर्ण नहीं है। क्योंकि पहली चीज़, हमको बेसिक सैलरी मिल रही है। जब आत्मानंद की बॉडी की रचना हुई थी, है ना, जब फॉर्मेशन हुआ था, उस समय जो रेगुलर एम्प्लॉय जो जैसे मैं लेक्चरर हूँ, तो लेक्चरर का रेगुलर एम्प्लॉय का भी बेसिक सैलरी 38,100 से शुरू होता था। वही सैलरी सरकार ने हमको कॉन्ट्रेक्चुअल में दी है। हाँ, बाद में उनको उसमें एडिशनल कुछ भत्ते वगैरह जुड़ते थे, ठीक है। और जब आत्मानंद का फंक्शनिंग शुरू हो गया, उसके बाद फिर डीए वगैरह की सरकार ने मांगों को माना है और उनका सैलरी धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है। बट आपको बेसिक सैलरी से शुरुआत किया गया था 38, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अब ये है कि सरकार नए भर्ती वालों को आज के बेसिक सैलरी के अनुसार 44,000 या 50,000 जो भी है वो देने लगे। तो जो पहले जो आत्मानंद में लगे हैं, जो 38 में लगे हैं, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो आत्मानंद में कहीं भी लेक्चर का भर्ती होगा 38 सही होगा। उसके नीचे वालों का जो भी पे स्केल है 33 और 25 वगैरह वाला, तो उसी से होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। 27% का मांग इलॉजिकल है, सरकार आपको देने भी नहीं वाली, चाहे जो कर लो। तो आपका उसमें ऊर्जा को क्षय करना व्यर्थ है। आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए कि हमको रेगुलर होने की मांग करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मेरा मानना, अच्छा एक और सवाल यहाँ पे कई लोगों ने लगातार ये पूछा है, कई लोग बोलते भी हैं, क्या हमारे संघ के पदाधिकारी सही हैं? मेरा मानो तो आपके संघ के पदाधिकारी बेस्ट हैं आज के कंडीशन में, और आपको इससे बेहतर पदाधिकारी नहीं मिल सकते। आपकी बॉडी सिर्फ 14,000 लोगों की है, सिर्फ 14,000 लोगों की। और 14,000 लोगों में, वैसे हाँ एक बड़ा नंबर है, बट मैं बोलूँ एक संघ के हिसाब से 14,000 के बॉडी में आपको ऐसे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं, आपको नहीं मिल सकती इससे अच्छे बॉडी। विकास तिवारी सर हो या फिर उनके नीचे के जितने भी हमारे फंक्शनिंग बॉडी हैं, वो सब अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि आप उनके सपोर्ट में, हो सकता है कि हम उनकी कुछ मांगों से सहमत हो या ना हो, बट उनके सपोर्ट में खड़े होना हम सबका काम है। क्योंकि अगर हम अपने लीडर का सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ एक मुद्दों को लेके उनसे असहमत हो जाएंगे, तो संगठन इससे कमज़ोर होता है। और जहाँ पे संगठन कमज़ोर हुआ, वहाँ पे आपका जो काम बनना था वो भी नहीं बनेगा। सो यस, फुल फ्लेजेड सपोर्ट आपको अपने लीडर्स को देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे लीडर चुन जाए, किसी और को नहीं, मेरा या किसी और का लीडर का बनने का कोई वो नहीं है ना, मोटिव नहीं है। बट हाँ, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि आपको अपने लीडर को सपोर्ट करना पड़ेगा और फुल फ्लेजेड सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि उनका आज 27% को लेके आपको कुछ मन में थोड़ा गहमा गहमी हो कि ये ठीक था कि नहीं था, है ना, वहाँ आंदोलन करना था नहीं करना था, बट वो अपने इस काम में परफेक्ट हैं, ठीक है। और वो चाहे मांग आपके अनुरूप हो ना हो, पर वो मांग उठाए हैं तो आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मेरा ये मानना है, जो बात कई लोग ये पूछते हैं, क्या संख्या बल से ये पॉसिबल है कि वोट बैंक के हिसाब से, कई लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या हमको रेगुलर होना चाहिए। तो यस, हमारी संख्या 14,000 है, ठीक है। 14,000 लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आत्मानंद में। स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, जितना मुझे एकदम एग्जैक्ट आज का आंकड़ा नहीं मालूम, फिगर नहीं मालूम, पर 1 लाख से 2 लाख के बीच है। अब आप मान लीजिए कि 14,000 शिक्षक और 2 लाख के अराउंड स्टूडेंट, तो ये 2,14,000 परिवार मतलब लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे, है ना, उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप इसको इंटू कर दीजिए 4 से, है ना, मेरा मतलब 2 लाख को अगर आप एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं उनसे इंटू कर दीजिए, तो टोटल इसका फ़ायदा, आत्मानंद की बॉडी का फ़ायदा मिल रहा है टोटल छत्तीसगढ़ में 8 से 10 लाख लोगों को। तो 8 से 10 लाख लोगों का एक ह्यूज वोट बैंक है जो कि आत्मानंद बॉडी की सपोर्ट में है। तो कोई भी सरकार, आइदर विच एवर द पार्टी बी, विच एवर बी द गवर्नमेंट, वो कभी भी आपका हित नहीं चाहेगी। और खासकर छत्तीसगढ़ सरकार में मैंने देखा है, पिछले इतिहास में जितना भी चलते आया है,
कभी भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, उन्होंने कभी भी किसी भी कर्मचारी के अहित में काम नहीं किया। आप हिस्ट्री देख लीजिए, आज तक छत्तीसगढ़ में किसी को अहित करके नहीं निकाला गया है ना। एकलव्य के केस एक ठन उठता है तो एकलव्य डेली वेजेस एम्प्लॉय था, शायद उनका चांस नहीं बन रहा था, तो वो अलग चीज़ है ना। बट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ क्या ऐसा कभी हुआ है कि सरकार ने खुद चाह के अहित किया है? तो नहीं किया है, इतिहास में नहीं है, ठीक है। सो लड़ाई होगी, लंबी होगी। अब शिक्षा कर्मियों की लड़ाई आप देखेंगे तो पहला शिक्षाकर्मी जो कमीशन दिग्विजय सिंह, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, आप किसी को अगर हिस्ट्री मालूम होगा तो 93 में से शुरू होता है प्रोसेस, 94-95 से भर्तियाँ शुरू हो गई थी, 97 में बॉडीज़ तैयार हो चुकी थी शिक्षाकर्मी की, है ना। और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबा लड़ा है ना। लगभग 10 साल तक उन्होंने लड़ा है, तब जाके वो शायद 2007 या 8 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, है ना, 5 या 8 कुछ में वो रेगुलर हुए हैं। और इस कंडीशन के साथ रेगुलर हुए थे कि 8 साल जो वर्क कर लेगा उसको रेगुलर किया जाएगा। फिर उनको वेतन की सहूलियत दी गई, है ना, 2010, 11, 12 के आसपास। और फुल फ्लेजेड वो कहना चाहिए रेगुलर एम्प्लॉय बने 2018 में आके। 2018 में उनका संविलियन हुआ है कि हाँ, कोई जो जितना भी साल जॉब किया वो अब संविलियन हो चुका है। तो उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 15 से 20 साल की उनकी लड़ाई है। तो अगर आप उनसे इंस्पायर होते हैं, वो हमारे सीनियर है, हमको उनसे इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है। और हमें अपनी काम को ईमानदारी से करना चाहिए। वैसे भी आत्मानंद की बॉडी जितने अच्छे से वर्क कर रही है और स्टूडेंट का जितना सपोर्ट मिलता है, जिस हिसाब से एडमिशन्स आ रहे हैं, इतना है कि सरकार कभी भी इसको बंद नहीं करने वाली, क्योंकि कोई भी सरकार बंद नहीं करेगी। स्टूडेंट के अहित को सोच के तो बिल्कुल भी ना, ठीक है। सो हमको लड़ते रहना है, सपोर्ट करते रहना है। हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे लीडर्स आपको नहीं मिलेंगे। और एक दिन मेरा तो मानना है कि हम रेगुलर हो जाएंगे, और रेगुलर हों या ना हो, हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, उसका हमको तनख्वाह मिल रहा है। सो दैट इज़ आवर वर्क। हमारा वर्क है स्टूडेंट के लिए बेस्ट करना, और वो शायद हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टीचिंग, और अगर आप टीचिंग अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको रेगुलर करने वाली है। थैंक यू।